1991 की डेट केवल कैलेंडर में एक डेट नहीं थी, बल्कि भारत के मेक ओवर का टर्निंग पॉइंट था, जब हमारे देश ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के लिए दरवाजे खोल दिए थे। वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। मैं रश्मि परियार आपके लिए क्लास 11th की इकोनॉमिक्स लेकर आई हूँ। इकोनॉमिक्स का ये हम थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले हैं आज, और थर्ड चैप्टर का ये फर्स्ट टॉपिक है हमारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो हमारा थर्ड चैप्टर है, उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण, एक समीक्षा। तो इसका जो आज हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन का, परिचय का। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो 1991 में भारत ऐसा क्या था कि जब हमारे देश को उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की स्थिति पैदा हो, मतलब हमें इनमें सुधार करना पड़ा, आर्थिक सुधार लाना पड़ा। तो 1991 में भारत गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहा था। ठीक है, तो उस समय ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि जो हमारे देश की आर्थिक स्थिति है वो कैसी होगी, उसमें क्या क्या बदलाव करना है, किस प्रकार से उनमें चेंजेस लाना है, किस प्रकार से व्यापार को, हमारे देश के व्यापार को बढ़ाना है, बैंक की जो प्रणाली है, मुद्रा प्रणाली, तो इन्हीं सब चीजों को हमको इसमें पढ़ना है। तो विदेशी मुद्रा भंडार लगभग क्या था, खत्म हो चुका था, महंगाई बढ़ रही थी और राजकोषीय घाटा बहुत ज्यादा था। तो 1991 में भारत हमारा आर्थिक संकट से गुजर रहा था। भारत की जो स्थिति थी वो कैसी हो गई थी, बहुत नीचे चली गई थी। आर्थिक स्थिति कहने का मतलब ही कि जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया था कि जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति वो कैसी थी, बहुत नीचे चली गई थी, और गरीबी आ गई थी, बेरोजगारी बढ़ गई थी, शिक्षा का स्तर बहुत नीचे चला गया था, और जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो भी बहुत डगमगा गई थी और बहुत पीछे चली गई थी, पिछड़ गई। उसको किस प्रकार से हमने उसमें सुधार लाया, अभी हमने लास्ट चैप्टर जो पढ़ा था उसमें हमने योजनाओं के बारे में पढ़ा था, किस प्रकार से योजनाएं लाई गई हमारे देश में, पंचवर्षीय योजनाएं, और किस प्रकार से योजनाओं को क्रियान्वित किया गया हमारे पूरे देश में, किस प्रकार से योजनाओं को चलाया गया जिससे हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारा जा सके और हर क्षेत्र में विकास किया जा सके, बेरोजगारी, अशिक्षा जैसी चीजों को दूर किया जा सके, और हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले और हमारा देश जो है वो विकास करे। तो जो 1991 की स्थिति थी उसमें भारत हमारा बहुत आर्थिक संकट से गुजर रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार लगभग कैसा होता, खत्म हो रहा था, महंगाई बढ़ चुकी थी, राजकोषीय घाटा जो था वो क्या था, बहुत ज्यादा था। इस स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार ने क्या किया कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक से सहायता ली। ठीक है, तो हमारे भारत सरकार ने क्या किया, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की यहाँ पे बात हो रही है ना, जिसकी शर्तों के अनुसार सरकार को आर्थिक संरचनात्मक सुधार करने पड़े। अब उनकी कुछ शर्तें भी थी इसको लेकर। इस सुधार की प्रक्रिया शुरुआत हुई 3 प्रमुख नीतियों से, जिन्हें क्या कहा गया। अब देखिए अब सुधार किस प्रकार से किया गया, कैसी नीतियां लाई गई, किस प्रकार से नीतियों के द्वारा सुधार किया गया, वो चीज यहाँ पे देखना है। तो LPG सुधार नीति के अंतर्गत हम देखते हैं कि LPG सुधार नीति जो की गई उसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को लाया गया। ठीक है, तो ये जो 3 प्रमुख नीतियां थी इनको सुधार के लिए लाया गया कि इनके द्वारा किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है। ठीक है, इन तीनों का उद्देश्य क्या था ये हम देखते हैं कि सरकारी नियंत्रण कम करना, निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना और भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ना, विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को। ठीक है, और निजी क्षेत्र को क्या करना और बढ़ावा देना, और सरकारी नियंत्रण को थोड़ा कम करना। अब LPG नीति 1991 सुधार, आर्थिक सुधार जो हुआ उसमें हम देखते हैं कि जो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो देखिए उदारीकरण में क्या है कि सरकारी नियम कम करना था, निजीकरण में PSU की बिक्री और WTO की सदस्यता जो हुई वो वैश्वीकरण में। ठीक है, अब लाइसेंस हटा दिया। अब उदारीकरण के तहत किया क्या गया कि लाइसेंस को हटा दिया गया, विदेशी निवेश जो है वो और उद्योगों को छूट दी गई। और यहाँ पे जो निजीकरण में हम देख रहे हैं कि क्या हुआ कि निजी लोगों की भागीदारी हुई और प्रबंधन निजी रखा गया। विदेशी व्यापार, यहाँ पे क्या किया गया कि विदेशी व्यापार, विदेशी निवेश और तकनीकी का आदान प्रदान, है ना, कि विदेशों से किस प्रकार से व्यापार करना और विदेशी निवेश किस प्रकार वहां पे करना, और तकनीकी का आदान प्रदान मतलब यहाँ से वहां लेने देने वाला काम, कि वहां से भी हम मंगाएं और यहाँ से भी भेज सकते हैं। ठीक है, अब परिणाम इसके क्या हुए, आर्थिक संकट। देखिए वर्ल्ड बैंक की शर्तें क्या थी कि आर्थिक सुधार की शुरुआत, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, नियंत्रण घटे,
है ना, पीएसयू बेचे, विदेशी कंपनियां आई, नए अवसर प्राप्त हुए और चुनौतियां भी आई। लाभ हुआ, निवेश बढ़ा, निजी क्षेत्र, प्रतिस्पर्धा बढ़ी, समस्याएं भी कुछ पैदा हुई भाई, असमानता हुई, कृषि उपेक्षित हुई और छोटे उद्योग भी प्रभावित हो गए। अब देखिए हर चीज में क्या होता है कि कुछ बहुत सारा प्रॉफिट होता है तो लॉस भी होता है, लाभ होते हैं तो हानि भी होती है। तो इस प्रकार इनमें कुछ चीजें अच्छी हुई और कुछ समस्याएं भी पैदा हुई। लाभ जो मिला वो था, निवेश बढ़ गया था, निजी क्षेत्र ने अपना उसमें ज्यादा इन्वॉल्व हुए थे और प्रतिस्पर्धा बढ़ी थी। यहाँ पे हमने देखा कि आर्थिक संकट किस प्रकार से आए थे, तो आर्थिक सुधार की शुरुआत कैसे हुई थी। अब उदारीकरण का अर्थ हम देखते हैं सबसे पहले कि मीनिंग ऑफ, तो उदारीकरण का अर्थ जो है सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था पर लगाए गए नियंत्रणों और नियमों में ढील देना। अब उदारीकरण नाम से स्पष्ट हो रहे हैं कि उदार मतलब यहाँ पे सरकार थोड़ा उदार हो गई है, चीजों को सरल कर दिया, अपने नियंत्रण को क्या कर दिया, कम कर दिया है थोड़ा। तो जो अर्थव्यवस्था पर लगाए गए नियंत्रण थे और नियम थे उनको थोड़ा सा उन्होंने उसने सरकार ने छूट दे दी, थोड़ा ढील दे दी, ठीक है, और उन्हें समाप्त कर दिया ताकि जो व्यापार है, उद्योग है और निवेश है अधिक स्वतंत्र रूप से हो सके। अब उन्होंने सरकार ने ऐसा क्यों किया, जिससे कि जो व्यापार है और जो उद्योग है और जो निवेश किया जा रहा है उसमें थोड़ा सा फ्रीडम मिले, स्वतंत्रता मिले, है ना, जिससे इन चीजों को अच्छे से किया जा सके। अब देखिए उदाहरण मतलब सरकार क्या हो गया, सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था पर जितने भी नियंत्रण लगाए गए थे, जो कंट्रोल था सरकार का वो थोड़ा कम हो गया, थोड़ी सरकार ने छूट दे दी, नियमों में ढील दे दी जो उन्होंने इतने कड़े नियम बनाए थे, जिससे कि व्यापार, उद्योग और निवेश को अधिक स्वतंत्रता मिल सके। ठीक है, उदारीकरण वह प्रक्रिया जिसमें सरकार बाजार की गतिविधियों में कम हस्तक्षेप करती है। अब उदारीकरण में क्या होता है कि जो सरकार है वो जो मार्केट की गतिविधियां होती है, बाजार की जो आर्थिक गतिविधियां होती है उनमें वो कम हस्तक्षेप करती है, कम कंट्रोल करती है और अधिक निजी क्षेत्र को अधिक अब वो ये करती है कि मतलब उसमें उसका कम रोल रहता है सरकार का, पर जो निजी क्षेत्र रहते हैं उनका उसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो रहते हैं, वो अपनी वो अपना ज्यादा हस्तक्षेप उसमें करते हैं, जबकि सरकार का हस्तक्षेप उसमें कम रहता है। नियंत्रणों में कमी, जो लाइसेंस है, नियम है, कोटा आदि को हटाया जाता है, निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना, निजी कंपनियों को अधिक अवसर दिए जाते हैं, ठीक है। अब प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा, देशी और विदेशी कंपनियां खुले बाजार में प्रतिस्पर्धा करती, मतलब जो खुले बाजार की बात हो रही है कि यहाँ पे जो देश की और विदेश की कंपनियां भी यहाँ पे कर सकती हैं बाजार में जो लेन देन का काम है और यहाँ से वहां सामान भेजना, मतलब वो भी यहाँ पे खुला बाजार है, कोई भी आके मार्केट में अपना वो इन्वॉल्व हो सकता है, वहां पे अपनी चीजों को बेच सकता है। अब हम वहां भी जा सकते हैं अपनी चीजों को लेके, और इसमें प्रतिस्पर्धा भी रहती है, कंपटीशन रहता है। निवेश की को आसान बनाना, विदेशों से जो पूंजी है और तकनीकी लाना सरल हो जाता है ना। जो हमारा निवेश है वो आसान इसलिए बनता है कि जो विदेशों से पूंजी है उनको और तकनीकी जो वहां पे से टेक्नोलॉजी हमें मंगानी है वो मंगाना आसान हो जाता है। भारत में उदारीकरण की शुरुआत कैसे हुई? देखिए भारत में उदारीकरण की जो शुरुआत हुई थी वो 1991 में आर्थिक संकट के समय हुई थी, ठीक है, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह तत्कालीन वित्त मंत्री ने नई आर्थिक नीति लागू की थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, तो भारत में उदारीकरण की शुरुआत कब से हुई थी? 1991 में आर्थिक संकट के समय हुई थी। जब आर्थिक संकट हमारे देश में हुआ था तो उस समय मनमोहन सिंह जो वित्त मंत्री थे उन्होंने ये आर्थिक नीति लागू की थी, ठीक है। भारत सरकार द्वारा उदारीकरण के लिए किए गए मुख्य कार्य क्या होते हैं? औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली को समाप्त किया गया, अधिकतर उद्योगों के लाइसेंस लेना अनिवार्य नहीं रहा, कुछ केवल कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में जैसे रक्षा, शराब, खनन आदि में, मतलब ऐसी चीजें जैसे रक्षा संबंधित चीजें, शराब वाली है, खनन है, जो हम खनिज संपदा निकालते हैं उनमें ही हमें लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी। सरकार ने बहुत जगह से अपने जो कंट्रोल थे वो कम कर दिए थे, नियंत्रण कम कर दिया था, लाइसेंस लेना हर जगह अनिवार्य नहीं था, लाइसेंस प्रणाली को समाप्त कर दिया था, बस कुछ ही जगह ऐसी चीजें थी जहां पे लाइसेंस की आवश्यकता जरूरी थी, कंपलसरी था, ठीक है। निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया गया, निजी क्षेत्र को इसके लिए प्रोत्साहित किया गया आगे आने के लिए। कई सार्वजनिक क्षेत्रों में निजी कंपनियों को प्रवेश की अनुमति दी गई। कई सरकारी क्षेत्रों में जो निजी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां, जैसे बड़े बड़े उद्योगपति लोग हैं उनको प्रवेश दे दिया गया और सरकारी एकाधिकार को खत्म किया गया, जैसे दूरसंचार, विमानन आदि को। और जो सरकार के अधिकार है, एकाधिकार, उनको कम किया गया, खत्म किया गया, दूरसंचार और विमान आदि क्षेत्रों को। विदेशी निवेश जो है एफडीआई को बढ़ावा दिया गया, विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने की अनुमति और छूट दे दी गई। विदेशी कंपनियों को क्या किया गया है कि
भारत में भी निवेश की, भारत में भी जो विदेशी कंपनी वो आके निवेश कर सकती हैं, है ना, इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, और अनुमति और उनको भी छूट दी गई। कई क्षेत्रों में 100% विदेशी निवेश को अनुमति दी गई। जैसा कि हमने जब इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो उसमें भी हमने देखा था कि जब भाई हमारा सेकंड चैप्टर में भी हमने देखा 1950 से, तो जब हमने दोनों चैप्टर में ये देखा कि जब हमारा देश पहले गुलाम था अंग्रेजों का, उसमें हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत पीछे चली गई थी। उसके बाद किस प्रकार से उसमें सुधार किया गया, किस और ऐसी चीजों को लाया गया कि भाई जो विदेशों से हमने चीजों को मंगाना और यहाँ से निर्यात करना, आयात कम कर दिया था, बहुत कम कर दिया था, और हमने ये उसमें समझा लास्ट चैप्टर में कि हमारे देश में ये चीजों को बनाया जाए, हमारे देश में ये चीजों को निर्माण किया जाए, हम विदेशों पर आश्रित ना रहें। लेकिन उससे क्या हुआ, धीरे धीरे ऐसी चीजों को लाया तो गया, लेकिन धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था क्या है, पिछड़ गई, क्योंकि बंद अर्थव्यवस्था रखा गया था हमारे देश के, है ना, बंद अर्थव्यवस्था की कोई भी बाहर से जो लेन देन का काम होगा नहीं होगा, बाहर से व्यापार नहीं होगा, ऐसा, तो वो बंद अर्थव्यवस्था थी। तो उस समय जो हमारे देश का विकास भी इतना नहीं हो पा रहा था। तो इस प्रकार से किस प्रकार छूट दी गई, विदेशी लोगों को भी यहाँ पे अपना मतलब आ सकते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, और जो भी मतलब यहाँ पे भी वो आके काम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, मार्केट में इन्वॉल्व हो सकते हैं, हर तरह की छूट दे दी गई। अब विदेशी व्यापार पर नियंत्रण घटाया गया, आयात निर्यात पर लगे कोटे और प्रतिबंधों को, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि जो विदेशी व्यापार में नियंत्रण लगा था, कंट्रोल लगा था, उसको घटाया गया। निर्यात और आयात जो ये लगे कोटों के प्रतिबंधों को भी हटा दिया गया। जो आयात और निर्यात पे प्रतिबंध लगा हुआ था लास्ट चैप्टर में जो हमने पढ़ा था, उसको भी इसमें हटा दिया गया था। आयात शुल्क में कटौती कर दी गई, आयात शुल्क में भी कटौती कर दी गई। विनियामक संस्थाओं की स्थापना प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और निगरानी रखने के लिए जो संस्थाएं बनाई गई, शेयर बाजार के लिए, टेलीकॉम सेक्टर के लिए, ठीक है। देखिए संस्थाएं भी कुछ स्थापित की गई प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए, और निगरानी रखने के लिए कुछ संस्थाएं भी स्थापित की गई। विनिमय दर में सुधार, भारतीय मुद्रा और रुपयों को पहले की तरह सरकारी नियंत्रण में नहीं रखा गया, बल्कि उसे बाजार के अनुसार तय होने दिया गया। अब जैसे भारतीय मुद्रा जो है, रुपया जो है ना, नोट, पहले की तरह सरकार के नियंत्रण में नहीं रहा, बल्कि उसको क्या किया गया कि बाजार के अनुसार तय किया गया, कि मार्केट के अनुसार, बाजार की स्थिति क्या है उसके अनुसार तय किया गया। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में सुधार, बैंकों में कंप्यूटरीकरण और निजीकरण को बढ़ावा मिला, निजी बैंक खुलने लगे, है ना। अब देखिए आपकी सरकारी बैंक के अलावा कुछ निजी बैंक भी खुलने लगे, बैंकों में सुधार किया गया, कंप्यूटरीकरण किया गया, निजीकरण को बढ़ावा मिला, और कोई निजी बैंक भी खोले गए थे। अब ये सब क्यों किया जा रहा था, जिससे हमारे देश का विकास हो। सरकार ने उदारीकरण के जरिए निजीकरण, वैश्वीकरण और बाजार आर्थिक सुधारों को अपनाया। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक खुली, प्रतिस्पर्धात्मक और निवेश उन्मुख बन गई, ठीक है। अब भारत सरकार ने उदारीकरण के जरिए क्या किया, निजीकरण, वैश्वीकरण और बाजार में जो सुधार अपनाया, बाजार आधारित, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक खुली और प्रतिस्पर्धात्मक और निवेश उन्मुख हो गई, है ना। निवेश भी करना, प्रतिस्पर्धा भी आ गई, और अधिक खुली, जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी हो गई, खुली हो गई, है ना, कि हम बाहर से निर्यात आयात कर सकते हैं, बाहर से व्यापार कर सकते हैं, तो ये हमारी खुली अर्थव्यवस्था हो गई। जबकि पहले क्या था कि बंद अर्थव्यवस्था थी। मैंने बताया था आपको लास्ट चैप्टर में कि जब भाई हमारा देश पहले तो भाई गुलाम था अंग्रेजों का, उसके बाद जब हमारा देश आजाद हुआ, किस प्रकार से हमने आर्थिक स्थिति को सुधारा, अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारा किसी तरह, और बाहर पे हम कम से कम डिपेंड रहने लगे। हमने अपने देश में ही चीजों का निर्माण करवाया, ज्यादा से ज्यादा बनवाया, सोचा कि मतलब हमारे जो चीजें हम बाहर से मंगवाते हैं वो हमारे देश में ही उत्पादित किए जाए। लेकिन उसके बाद जब 1991 में ये संकट पैदा हुआ, तो उसके बाद ये कुछ डिसीजन लेने पड़े सरकार को, और किस प्रकार से फिर सरकार ने खुली अर्थव्यवस्था कर दी, और बाहर से भी लोग, विदेशों से भी हमारे देश में आने लगे, और हमारे देश का भी जो व्यापार है बाहर होने लगा, देश विदेश से आयात निर्यात भी चालू हो गया। तो इस प्रकार से हमने इसका जो थोड़ा इंट्रोडक्शन था कि किस प्रकार से उदारीकरण और वैश्वीकरण और निजीकरण को लाना जरूरी हो गया, और इसके जरिए किस प्रकार आर्थिक स्थिति को में सुधार लाया गया। तो आज का ये टॉपिक हमारे यहीं पे एंड होता है। तो कैसे एलपीजी ने बदला भारत की इकोनॉमी का मैप, नए मौके लाए, नए चैलेंजेस भी लाए। अगर भारत की इकोनॉमी को समझना है तो एलपीजी रिफॉर्म को समझना जरूरी है। आज का ये टॉपिक हमारा यहीं पे एंड हुआ। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहें फ्यूके एजुकेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।